नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारत का घटना चक्र का सीरीज़ चल रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 19 तक प्रश्न किए थे। तो आज प्रश्न जो 20 है उससे प्रश्न शुरू करते हैं। और आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और शेयर भी आप सभी कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत की बात करें तो ये 57 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। और शक संवत की बात करें तो वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और देखिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इस सीरीज का घटना चक्र का। तो आप शुरू से देखना चाहते हैं तो जाकर दे सकते हैं। और ये चैप्टर वाइज जो है मैं पूरा हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत का कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद आधुनिक भारत का करवाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत वर्ष पर होगा? और ये 2007 का प्रश्न है। तो 2009 देखिए माइनस करते हैं 2009 और 78 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा 1319 यानी 1931 आएगा। तो शक संवत पर जब वर्ष हो जाएगा 1931 हो जाएगा शक संवत पे आधार। प्रश्न है, निम्नलिखित के समकालीन कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो यहाँ दिया हुआ है अश्वघोष, वसुमित्र, कम्बन और कालिदास। तो कनिष्क के समकालीन जो थे वो थे अश्वघोष भी थे और वसुमित्र भी समकालीन थे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि कनिष्क के ही समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, करवाया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हुआ था। और इसमें ही अश्वघोष वसुमित्र जो थे, अश्वघोष जो थे राज दरबार कवि तो थे ही, वसुमित्र भी थे। तो वसुमित्र को वहाँ का ये चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था और अश्वघोष को वहाँ का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह कनिष्क के जो समकालीन थे वो थे अश्वघोष और वसुमित्र। समकालीन कहने का मतलब कि उनके दरबार में वो थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। कालिदास की बात करें तो ये गुप्त काल में थे कालिदास। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष किसके समकालीन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन। और अश्वघोष क्या थे? राजकवि थे, यानी कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में नहीं था तो अश्वघोष थे, वसुमित्र भी थे, अभी हम लोगों ने देखा, पार्षद भी थे, लेकिन विशाखदत्त जो थे वो कनिष्क के दरबार में नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विशाखदत्त। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे। तो अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक और वसुमित्र भी उसमें ऐड करेंगे और कनिष्क के दरबार से संबंधित है। ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि ये सब कनिष्क के क्या थे, दरबार में थे या फिर उनके समकालीन। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? तो यहाँ नगरों की बात कर रहा है कि कनिष्क के रप्तक अभिलेख में कौन सा उनका उल्लेख नहीं है। तो श्रावस्ती का जो है उसमें उल्लेख नहीं है। और देखें तो कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र इसका उल्लेख है। यहाँ देखते हैं थोड़ा, तो रप्तक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रप्तक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए।
और ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा, रप्तक अभिलेख की बात करें तो ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं, तो ये दो याद रखेंगे। और ये कुषाण वंश का शासक कनिष्क से संबंधित है। रप्तक अभिलेख किससे संबंधित है, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। और इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेखित किया गया है, जिसमें से 3 शहर तो हम लोगों ने अभी देखा, कौन सा, तो कौशाम्बी देखा, पाटलिपुत्र देखा और चंपा देखा। एक और नाम क्या है, साकेत, तो साकेत नाम भी याद रखेंगे। तो श्रावती इसका आंसर नहीं होगा। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आयुर्वेदाचार्य मतलब कि जो चिकित्सक थे, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो 4 नाम में से बताना है, तो चरक और जीवक ये क्या थे, तो ये वैद्य थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी और डी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। इसकी व्याख्या थोड़ा देखें तो देखिए, वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय गांधार राज्य की क्या थी, राजधानी थी। जानते हैं कि महाजनपद में 16 महाजनपद था, तो 16 महाजनपद में देखें तो तक्षशिला जो था वो गांधार का राज्य की राजधानी थी। और तक्षशिला इतिहास के प्रसिद्ध के कारण ही इसे ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र इसे माना जाता है। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। हम जानते हैं भारत नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और इसमें देखें तो राजा, सामान्य जन दोनों सम्मिलित थे। और कौशल के राजा प्रसेनजीत ने यहाँ पे अध्ययन किया था। बिंबिसार का राजवेद जीवक, कनिष्क के राजवेद चरक। देखिए यहाँ कनिष्क के जो राजवेद थे क्या थे, चरक थे। और बिंबिसार के राजवेद कौन थे, जीवक थे। बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि वेदक एवं धनु विद्या शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो इस तरह हम लोगों ने तक्षशिला के बारे। शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, तो शुंग वंश के जो पूर्वज थे मूलतः वो उज्जैन स्थान से थे, उज्जैन से संबंधित थे शुंग के पूर्वज। यहाँ देखें तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का स्थापना मान सकते किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से, कौन सा अभिलेख, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो कौन से अभिलेख से हमें उसके अश्वमेध की जो उन्होंने करवाया था उसका साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो धनदेव अयोध्या अभिलेख, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखेंगे। और ये प्रश्न MPPCS प्री 2018 में पूछा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो ये कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पे राज्य किया था। जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहने वाला है सभी को लिए, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, तो वो हो जाएगा वर्ण व्यवस्था यानी कि जो 4 वर्ण थे उसके लिए उसके रक्षक यानी उसे बचा के रखा, तो वो जो था गौतमीपुत्र सतकर्णी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को एक रक्षक कहा जाता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो देखिए, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को ने कहा है कि उसने विच्छिन्नी होते चतुर्वर्णीय 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो सिमुक जो था, सिमुक वंशों में ये था सातवाहन का। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो जगह पान चाओ हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो चीनी स्रोतों के अनुसार 73वीं ईस्वी से 94वीं ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ
पांचाओ अपने हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि जो युद्ध का कारण था, कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही कारण हो सकता है। पांचाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक क्या हुआ, असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान भीम कटफिसेस के रूप में भी करते हैं। और तथापि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो गया। तो इस तरह आप समझिए कि जो पांचाओ था उसने कनिष्क से युद्ध क्यों किया था, या फिर जो जीता था, और कारण क्या था कि कनिष्क ने राजकुमारी से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? यानी कि भारत के बाहर भी क्या होता था, व्यापार होता था उस शासक के समय। तो वो मौर्य वंश हो जाएगा और कुषाण वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के समय आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तक मौर्य वंश का साम्राज्य था। कुषाण की बात करें तो इधर जो चाइना है, अभी हमने देखा कि कुषाण जो कनिष्क थे वो चाइना के जो पांचान थे उससे भी युद्ध हुआ था। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो भारत के बाहर भी इनका क्या था, व्यापार की स्थिति थी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि उनके भाग थे। और कुषाण वंश की साम्राज्य सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। और कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं जो थी, उत्तर में चीन के तूफान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तर अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी एवं बिहार तक क्या था, विस्तृत था। तो इस तरह हम लोगों ने उसे समझ लिया। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। मौर्य काल में तो देखें तो यहाँ तो सती प्रथा था ही नहीं, तो वो बाल विवाह नहीं था। यहाँ पे दास प्रथा भी नहीं था, जिसमें वो इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखा था अपने पुस्तक में वर्णन किया था। तो कुषाण काल में देखेंगे तो बाल विवाह प्रारंभ हुआ था, जिसमें 8 से 10 साल की जो लड़की होती थी उनका विवाह किया जाता था। अगर यहाँ देखें तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी कुषाण काल, जो कि प्रथम शती ईस्वी में हुआ था। स्त्रियों के उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। और इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था, यानी योग्य माना जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बैराठ से। तो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता चित्र धूसर मिद्र भांड से संबंधित है, तो ये गलत है। कुषाण का देखें तो गंधार कला शैली, ये सही है। मुग़ल की बात करें तो अजंता चित्रकारी, तो ये भी गलत है। और मराठा पहाड़ी चित्र शैली, तो ये भी गलत है। कुषाण की बात करें तो गंधार कला शैली ये राइट है। और कुषाण के ही वक्त गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली ये दोनों उस वक्त क्या हुए थे, प्रचलित हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो सोने चांदी का अनुपात अगर क्रमशः देखें कि अगर पहले सोना की बात करें और उसके बाद चांदी की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एक सोना है तो उसमें क्या होगा, 35 चांदी मिलाया रहेगा। तो सोने चांदी का जो अनुपात हुआ करता था 1:35। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित इधर राजवंश है और सिक्कों के धातु, यानी किस राजवंश में किस सिक्के के धातुएं चलाए गए थे वो हमें
बताना है। तो कुषाण की बात करें तो स्वर्ण एवं ताम्र यानी तांबा, तो कुषाण के वक्त ये सिक्के चलवाए गए थे, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है गुप्त, तो स्वर्ण एवं रजत, रजत कहने का मतलब यानी सिल्वर यानी चांदी, तो ये भी सही है। सातवाहन की बात करें तो स्वर्ण, तो ये जो सुमलित है ये सुमलित नहीं है, ये गलत है। सातवाहन के वक्त क्या हुआ था, अगर अधिक प्रचलित हुआ था तो वो शीशे के सिक्के जो थे, शीशे के सिक्के प्रचलित हुए थे, आप सभी को पता है। इसके अलावा भी बात करें तो चांदी और तांबा सातवाहन के समय हुआ था। कलचूरी की बात करते हैं स्वर्ण रजत एवं ताम्र, तो ये राइट आंसर है। तो हमारा जो सही आंसर क्या है, यहाँ पूछा गया था सुमलित नहीं है, तो आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही सुमलित कीजिए। तो इधर में सूची 1 है और इधर सूची 2 है। गंधार कला, तो गंधार कला किससे संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गंधार कला जो था कुषाण के वक्त प्रचलित हुआ था और इसी वक्त मिथिला कला भी प्रचलित हुआ था। तो 1 का 3 आंसर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जूनागढ़ अभिलेख, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, तो रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा, तो बी का 4 भी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात करें सी का मिलिंद हो, तो मीनांडर और मिलिंद के द्वारा जो संवाद हुआ था, तो एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे मिलिंद पन्हो कहा गया, तो मीनांडर हो जाएगा, तो यानी सी का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करें डी का तक्षक शिलालेख, तो ये पत्तिक हो जाएगा, यानी डी का 2 आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सही क्रम लगा दिया है और ये सही है, ध्यान से आप देख लेंगे इसे। अफ़गानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, तो अफ़गानिस्तान में बामियान जो प्रसिद्ध है वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी। देखिए यहाँ अगर देखें तो अफ़गानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमा को क्या करवाया, नष्ट करवा दिया है, यानी मूर्ति को खंडित कर दिया है। ये प्रश्न 45 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिलित है, यानी कि मिश्रण है, जो मूर्तियाँ जो है भारत और यूनान के बीच जो मिश्रण से बनाया गया है उनकी, तो वो जो मूर्ति है वो गंधार कला हो जाएगा, गंधार कला शैली हो जाएगा। प्रश्न है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो गंधार कला शैली अभी हमने देखा, क्या देखा, भारतीय तथा यूनानियों का एक मिश्रण है, तो आंसर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम रूप से होता है, तो वह गंधार मूर्ति कला हो जाएगा। गंधार कला सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, यद्यपि मथुरा कला में इसी के अनुसरण शिष्ट का प्रयोग किया जाता है, मथुरा कला शैली में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम जो है सही है, यानी भारत पे जो उन्होंने आक्रमण किया था उसका कालक्रम क्या होगा। पहले जो आए थे यूनानी, हम जानते हैं कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, फिर शक, उसके बाद कुषाण जो कि कनिष्क थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग पर अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक, तो वो जगह डेरियस प्रथम जो था उसने भारत के कुछ भाग पर अपने अधीन किया था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है, तो सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा सातवाहन, सबसे पुराना क्योंकि ये मगध से संबंधित था, तो सातवाहन हो जाएगा। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव इनके बाद में आते हैं। आंध्र सातवाहन राजवंशों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो ये मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजवंशों की लंबी सूची मिलती है, मत्स्य पुराण में, ठीक है। यहाँ अगर देखें हम सभी, तो पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजवंशों के नाम मिलते हैं, जिसमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो यह अमरावती में सातवाहनों की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए सही है।
निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो प्रस्थान। प्रस्थान करने का मतलब कि उनका वास्तविक राजधानी जो था प्रस्थान था, लेकिन उनकी आरंभिक यानी शुरू की जो राजधानी थी अमरावती थी। तो दोनों राजधानी याद रखेंगे सातवाहन का। प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। एका ब्राह्मण करने के लिए कहने का मतलब कि ब्राह्मणों का जो था रक्षक, एकमात्र ब्राह्मणों का रक्षक, तो वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी, और इसे जो परिणाम दिया गया एका ब्राह्मण। तो ये प्रसिद्ध है एका ब्राह्मण गौतमीपुत्र सतकर्णी से। तो चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।